हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्टडी से चल रही होगी। तो इस वीडियो फ्रेंड्स हम सब लोग तो बात करने वाले तो क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का जो बचा हुआ पार्ट्स जो है हम जो 2 पार्ट में क्लियर किए थे, जो कुछ पार्ट्स बच गया था, कुछ टॉपिक बच गया था, नहीं क्लियर कर पाए थे, उसी को हम इसमें क्लियर करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी सीखिएगा तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जान सकते हैं कि इसके पहले का वीडियो हमारा हुई है 1 घंटा का था, तो 1 घंटा में कुछ ज़्यादा लॉन्ग पड़ गया था, इसलिए मुझे नहीं क्लियर करना पड़ा। ठीक है, तो उसको मैं बच यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग? संचारण को सीखेंगे। संचारण क्या है, कैसे इसको रोक सकते हैं, है ना, क्या प्रोसेस होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, और पढ़ेंगे विकृति गंधिता क्या होता है, और पढ़ेंगे हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे, ज्वलन के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या और क्या एलपीजी गैस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का है। ठीक है, साइंस का, इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सर पढ़ते हैं संचारण को। संचारण आखिर होता है क्या? संचारण यदि मैं इसको हिंदी भाषा में बोलूं, सबसे सरल भाषा में, आम भाषा में, तो इसको बोलते हैं जंग लगना। नाम तो सुने होंगे, बातों से परिचित तो हो ही होंगे। तो जंग लगना का मतलब क्या होता है आप समझिए। संचारण होता कब है? मान लीजिए आप लोहा का कोई छड़ है आपके घर में, ऐसे ही रखा है 1-2 साल से, पड़ा हुआ है 5-6 महीना से, बारिश आया, धूप है, ठंडा आया, तो क्या हो देखिए कुछ दिनों बाद देखेगा दोस्तों, तो लोहा का कलर जो ना बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखेगा लोहा का चेंज हो जाएगा तो समझिएगा वहाँ पे सिर्फ क्या है, संक्षारण हुआ है, उसमें जंग लग गया है। बात यही है ना। तो संक्षारण मेन मतलब यही होता है, कोई भी धातु को आर्द्रता की उपस्थिति में या अम्ल की उपस्थिति में छोड़ देने के बाद क्या होता है, वो संक्षारित हो जाता है, वो जंग उसमें जंग लग जाता है, या उसका भार क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, इसे ये बोल सकते हैं। या वो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है, उसका जो पावर भी घट जाएगा ना, उसको तो यूज में नहीं ला सकते आप लोग, वो तो कमजोर हो जाएगा वो क्षण। तो ये होता है संक्षारण। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ संक्षारण लोहे में लगेगा। आप लोग देखे होंगे, आप लोग कभी तांबा का बर्तन घर में आपका होगा, देखिए कुछ दिन बाद जब निकलता है ना किसी फंक्शन वगैरह, कुछ अच्छे काम के लिए, कार्यक्रम के लिए, तो उसमें हरा रंग हो जाएगा तांबा में। तो तांबा में हरा रंग जो बैठ जाता है ना परत पे, वो भी संक्षारण का ही उदाहरण होता है, और भी कोरिजन का ही उदाहरण होता है। थर्ड एग्जाम्पल, आप लोग चांदी वगैरह तो पहने नहीं होंगे क्योंकि ज़्यादा लोग महिलाएं लोग पहनती है, तो चांदी का पायल वगैरह कुछ जाता है, कोई भी आभूषण रहता है ना, तो चांदी का आभूषण देखिएगा ना कि कुछ दिनों बाद पहनने बाद क्या होता है ना, उसमें काला रंग आ जाता है, चांदी पे काला पड़ चढ़ जाता है। तो काला पड़ जो चढ़ता है ना फ्रेंड्स, वो भी संक्षारण का ही एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं सिर्फ लोहा में होता है, सारी जगह होता है। इसको रोकने का उपाय भी है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें विद्युतीकरण करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेड का ये शब्द लेपन करते हैं। यह शब्द लेपन मतलब समझे ना, ये सब जिंक का परत चढ़ाते हैं, विद्युत लेपन करते हैं। तो ये सब प्रोसेस है जंग से बचाने के लिए। तो इसको लिख लेते हैं जो बात बोले हैं उसको, ताकि बस कहानी सिर्फ कथा सुने तो होगा नहीं, आपको कुछ लिखाऊंगा तब तो आप लिखिएगा कॉपी में, तब आप नोट्स बनेगा ना। क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि बच्चों को समझ में आए, बच्चों को नोट्स बने और अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में याद रहे, और उसके लिए लिखाना तो जरूरी है भाई। ठीक है, कहानी सुनने सुनिए मुझे। तो क्या डाल देंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट संक्षारण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोरिजन। क्या बोलते हैं, CORROSION। तो संक्षारण को क्या डाल देंगे डिफिनेशन में, जब कोई धातु को अम्ल तथा आर्द्रता का मतलब दोस्तों, आर्द्रता का मतलब आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते, ह्यूमिडिटी का मतलब कुछ पता है कि नहीं? तो आर्द्रता का मतलब होता है वायु प्लस जलवाष्प। याद रखिएगा, जो जंग लगेगा ना उसी वायु की उपस्थिति में नहीं लगेगा, साथ साथ जल वाष्प रहना चाहिए। दोनों का उपस्थिति अनिवार्य है। एग्जाम में MCQ सवाल आते हैं कि जंग कब लगता है, तो वायु और जल वाष्प की उपस्थिति में। तो जब कोई धातु को अम्ल तथा आर्द्रता की उपस्थिति में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर वह संक्षारित होने लगता है।
वह संक्षारित होने लगता है, संक्षारित होने लगता है, या उसका क्षय होने लगता है, जिसे संक्षारण या क्या कहते हैं, जंग लगना, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। बात समझ में आया? मैं क्या बोला हूं कि जब भी जंग लगेगा भाई तो आर्द्रता रहना चाहिए, मतलब जल वाष्प और वायु तभी लगेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी है तो लग जाएगा, पानी के साथ वायु भी रहना चाहिए, समझा? और मैं क्या लिखूंगा तो तुम एग्जाम्पल में भार बढ़ेगा कि घटेगा बताए तो? जंग लगने पर क्या होता है, भार कमेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, तो कम जाएगा भार, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या डालूंगा बताइए तो? लोहा में जंग लगाना, तो लोहा में जंग लगता क्या होता है, लोहा कलर क्या होता है, लाल से भूरा हो जाता है, होता है ना, तो लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना क्या का संक्षारण का ही उदाहरण है। सेकेंड, चांदी की परत का, चांदी की परत का काला पड़ जाना, क्या करना, काला पड़ जाना। पूछ सकता है कि जब चांदी को ढेर से छोड़ेंगे तो चांदी में जंग लगने के बाद कैसा कलर हो जाएगा, काला, हरा, लाल, तो क्या हो जाएगा, चांदी में जंग लगेगा तो कैसा होगा, काला उसका कलर हो जाएगा। और तांबा में क्या होगा भाई, तांबा का कलर हरा हो जाता है, तांबा में हरा पड़ चढ़ना, सिर्फ क्या है भाई, सिर्फ संक्षारण का उदाहरण है। अगला, अब इसका उपाय देखिए, मैं लिख देता हूँ इसका उपाय, मैंने रोकने का उपाय क्या भाई, मैं क्या इसको रोक सकते हैं, क्या कर सकते हो, विद्युतीकरण, और क्या कर सकते हैं हम लोग, यशद लेपन। यशद का मतलब समझते हैं बात आप लोग, यशद का मतलब होता है जस्तीकरण बोल सकते हैं इसको भी, इसको जस्तीकरण बोल सकते हैं भी, हाँ, यशद लेपन या जस्तीकरण। इसमें क्या करता है, जस्तीकरण में क्या करता है, हमें जिंक का परत को चढ़ाते हैं। बात समझ में आया? या दोस्तों पेंट कर देना, आप लोग घर में दरवाजा आपका लोहा का होगा तो पेंट आप लोग कर देते हैं, क्यों करते हैं, ताकि पेंट करने से क्या होगा ना, हमारा परत लोहा का बचा रहेगा, उस लोहे के परत पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जल वाष्प का, आर्द्रता का, अम्ल का। चलिए, ये टॉपिक विल बी कवर्ड रिसेंटली। नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू द विकृति गंधिता। क्या भाई, नाम में कुछ छिपा हुआ लग रहा है, गंधिता, भाई गंध दे रहा है ना, गंधिता। विकृत मतलब खराब होता, और गंधिता मतलब गंध देना। इसे मान लिया आप लोग चिप्स वगैरह लाए कहीं चिप्स वगैरह खरीदे दुकान से, खाने का याद नहीं रहा, फाड़ दिए, खाने का याद नहीं, छोड़ दिए, दो तीन दिन बाद देख रहे महक रहा है, तो महक रहा है यानी कि गंध उसमें से आ रहा है, तो विकृति गंधिता हो जाएगा। खराब क्यों होता है पता है, देखिए हम लोग जितने भी खाने खाते हैं ना वो सब तेलीय युक्त रहते हैं, तेल में तो तेल मिलाया रहता है, तेल से बनता है, कुछ में बसा रहते हैं, तो सब पदार्थ क्या होता है, जितने भी खाद युक्त तैलीय बसा युक्त पदार्थ होते हैं ना, कुछ दिन तक छोड़ देने के बाद क्या होता है ना, माध्यम में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। मैंने भी पढ़ाया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या होता है ना, उसमें से गंध आने लगता है, खराब हो जाता है। आप लोग खाना वगैरह ले जाते हैं तो कभी छोड़ देते हैं 1.5 दिन तक, तो उसमें गंध आने महकने लगता है, खराब हो जाता है, उसे बोलते हैं ना बासी खाना, बोलते हैं ना खाना बासी हो गया है, तो ये होता है विकृति गंधिता होता है। समझा बात को? इसलिए वो खाना गंध जाता है, खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं विकृति गंधिता। आप लोग चिप्स का पैकेट लिए होंगे, लेज है ना, तो देखते हो कि जब चिप्स का पैकेट लेते हैं तो उसको खोलते हैं तो क्या रहता है, वो तो ठीक ठाक रहता है, तो उसमें तो फ्रेंड्स क्या भरा, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। नाइट्रोजन इसलिए भर दिया जाता है दोस्तों ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे वो चिप्स, और ख़राब ना हो, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ हो, ज़्यादा दिन चले, उसको सेफ रख सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ नाइट्रोजन गैस को भरेंगे, हम लोग कोई भी गैस को भर सकते हैं, अक्रिय गैस को भी भर सकते हैं, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, उसको भी भर सकते हैं। इसलिए लेकिन ऐसे ही नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में लाते रहते हैं कि क्या भरा रहता है चिप्स की थैली में, तो नाइट्रोजन गैस। क्यों भरा रहता है, क्या, विकृति गंधिता से बचाने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे डाल लूंगा क्या भाई, विकृति गंधिता कहलाता है, तो क्या बोलूंगा, तैलीय कौमा बसायुक्त
वसा युक्त खाद्य पदार्थ को कुछ दिन तक, या क्या हुआ इसका, कुछ दिन तक खुले छोड़ देने पर वह क्या होता है, वह खराब हो जाता है तथा उससे दुर्गंध आने लगते हैं। विकृति गंधिता कहलाता है। बात समझ में आया? तो इसीलिए फ्रेंड्स अब क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि उसमें तैलीय पदार्थ है, वसायुक्त पदार्थ है, तो वो है ऑक्सीजन क्रिया करेगा ही करेगा, ऑक्सीजन क्रिया रिएक्शन करवे करेगा, तो भाई गंध तो आ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, चिप्स के जो थैली में क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे नाइट्रोजन भरते हैं। मैं यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल में कि चिप्स की थैली में, नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ में आते रहता है हमेशा, चिप्स की थैली में N2 गैस भरा जाता है विकृति गंधिता से बचाने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए, या उसको खराब होने से बचाने के लिए। पता चला क्या रीजन है इसके बिहाइंड, है ना? तो ये हमारा विकृति गंधिता हो गया। अगला फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, दहन पढ़ लेते हैं, 3rd नंबर। तो दहन का मतलब पता है क्या होता है? दहन का मतलब जलना होता है, जलना, है ना? दहन, दहन हो गया, जलन हो गया, लंका दहन पढ़े तो लंका के जला था। तो दहन का मतलब क्या होता है, जलना। तो दहन में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करना दहन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि बस जल गया हो गया काम खत्म, उसको नहीं बोलेंगे दहन। दहन में कंडीशन है कि जलेगा तो उष्मा मिलना चाहिए, साथ साथ प्रकाश मिलना चाहिए, तब बोले कि वो दहन की क्रिया हुआ, वो बोले वो दहनशील पदार्थ है। ऐसा नहीं कि कोयला लगा है बस जला वाला है नहीं, फिर धुआं फेंक दिया हो गया। तो धुआं फेंका तो कुछ हुआ ना, आपका लाइट मिला ना आपका हीट मिला, कुछ नहीं मिला, तो वो नहीं होना चाहिए। तो दहन में क्या होगा भाई, अच्छा एग्जाम्पल दीजिएगा, प्रॉपर तभी नंबर मिलेगा। क्या बोलेंगे हम लोग दहन में? वैसा, ऐसा नहीं, वैसा क्या भाई, वैसा तो ऐसा कुछ नहीं। क्या बोलेंगे? जब किसी पदार्थ को, जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन, देखिए जब भी फ्रेंड्स कोई भी चीज जलेगा ना तो बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकता, उसके बिना इजाजत के जल ही नहीं सकता। तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या करना, उष्मा तथा और क्या करना, प्रकाश उत्पन्न करना, क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। प्रकाश उत्पन्न करना दहन कहलाता है, दहन कहलाता। इसी को तो दहन को तो हम लोग बोलते हैं ज्वलन बोलते हैं, इसी को क्या, इसको ज्वलन भी बोला जाता है, याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स जो पदार्थ जलेगा ना उसको दहनशील पदार्थ बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जलने वाला पदार्थ दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे। अब कौन कौन जलता है भाई? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए तो तुम्हें कार्बन यानी कि कोयला को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जलने का कार्बन डाइऑक्साइड दिया और साथ साथ मुझे क्या दिया, उष्मा दिया, जो ठंडा में उसको अपना हीट को, शरीर को गर्म कर लूंगा उससे, उसके नजदीक जाके, और साथ साथ मुझे प्रकाश दे दिया, क्योंकि जलेगा तो प्रकाश देगा ही देगा। आसपास के लोग नहीं पता चले भाई वहां पे जल रहा है, कुछ कहता कोई यहाँ पे आग को ताप रहा है, पता चलता है ऐसे, देखते हो ठंडा के दिनों में तो उष्मा मिलता है, हीट मिलता है, सॉरी लाइट मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो ये हमारा क्या होगा, दहन क्रिया होगी, ये दहन क्रिया होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ज्वलन बोलते हैं इसको भी। तो कार्बन इन कोयला जला ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, और क्या हुआ, दहन, कार्बन डाइऑक्साइड बना और उष्मा प्रकाश मिला, इसको बोलेंगे दहन बोलेंगे। और जो जलेगा उसको दहनशील पदार्थ बोलेंगे। जैसे कोयला क्या दहनशील पदार्थ है ना। अब बोले कि ईंट से, ईंट क्या, ये तो ईंट दहनशील नहीं, ये अदहनशील है, ईंट तो जलता नहीं है ना। मैं 2 ईंट लाइएगा, बोलिए कि सिलाई वाली जलाइए, जलेगा नहीं जलेगा, तो वो अदहनशील पदार्थ है। तो इसको नोट करिए,
अभी और मुझे बचा हुआ पार्ट से ज्वलन ताप और एलपीजी गैस। हाँ भाई यहाँ पे मैं छूट गया था, एलपीजी गैस को ही पढ़ लेंगे भाई। आपको डिटेल मुझे पढ़ाना है, मेरा मन है आपको डिटेल में पढ़ाने का, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी पढ़िए, है ना। जब पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है तो आपको भी ऐसा कर्तव्य बनना चाहिए, आपको ऐसा रहना चाहिए, आपको भी अटेंसिव भी रहना चाहिए कि आपको पढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सामने वाला अच्छा दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, तो आपको उस इनपुट को लेना चाहिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू द ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या कहता है भाई, समझिए। हो गया, दहनशील हो गया, सब जल गया ना। चलिए जला दिए हम लोग उसको, कोयला को जला दिए ना। चलिए तो एनर्जी तो मिला ही होगा आपको। अगला बढ़ते हैं, क्या भाई ज्वलन ताप। ज्वलन ताप आखिर होता क्या, बहुत एग्जाम में आते रहते हैं। तो कुछ नहीं है, देखिए कोई पदार्थ तब तक नहीं जलता है ना जब तक अपना ज्वलन ताप को प्राप्त नहीं कर लेता। मैं मार्बल को जला सकता हूं जब तक ये अपना ज्वलनता को प्राप्त ना कर ले। कोयला तब तक नहीं जलेगा, लाख कोशिश कर लीजिए, सलाई मारते रहिए, वो तब तक नहीं जलेगा जब तक वो अपना ज्वलन ताप को प्राप्त ना कर ले। हर किसी का ज्वलन ताप होता है, मोमबत्ती का भी ताप होता है, पेट्रोलियम का होता है, केरोसिन तेल का होता है, सारा का होता है, तो वही ज्वलन ताप कहलाता है। क्या बोलेंगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ जलना प्रारंभ कर देते हैं, ज्वलन ताप कहलाता है। मैं क्या लिखूंगा, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना, समझ आना बात। कोई ज्वलन ताप क्या होता है, कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, जब तक नहीं जलेगा तो वो प्राप्त नहीं कर लेगा, ठीक है। कोई पदार्थ जलना, वह न्यूनतम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, ज्वलन ताप कहलाता है। सबके लिए अलग अलग ताप होता है, ठीक। केरोसिन तेल, पेट्रोलियम है, आपका एलपीजी है, सबके लिए अलग होता है, ज्वलन ताप कहलाता है। अब ज्वलन ताप हो गया हमारा क्लियर। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते, मैं बोलता एलपीजी गैस करने पढ़ा देता हूँ, क्योंकि कभी कभी एलपीजी गैस इस वाले आते रहते हैं, ठीक है। तो एलपीजी गैस भाई क्या होता है, देखिए इसका पूरा नाम समझ लीजिए क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका होता है, ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका होता है पूरा नाम, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो मैंने फिर आपको बताया था कि एलपीजी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस सवाल आते रहते हैं, और आगे फ्यूचर में भी, इन फ्यूचर कि आप एग्जाम की तैयारी करने जाए कम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ भी सवाल रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एलपीजी का पहले मतलब से क्या होता है, एलपीजी का तो मतलब होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलेगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इसका नाम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल इससे भी आते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, द्रवीभूत पेट्रोलियम, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। अंग्रेजी में क्या होता है इसको, लिक्विडिफाइड, LEQU, लिक्विफाइड पेट्रोलियम क्या हो जाएगा आपका, गैस हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया। इसी का दोस्तों क्या नाम है, ये कुछ अलग नाम है, ये क्या नाम है ये। अब भाई इस क्या होता है भाई, आपको समझते होंगे एलपीजी गैस आखिर होता क्या है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एलपीजी फ्रेंड्स जो है ना, ये एक तरह से इसमें क्या होता है भाई, क्या है जैसे एलपीजी क्या दहनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है, एक गैस है ना, गैस ही है ना, जलता है। तो इसमें दोस्तों मेन कंपोनेंट्स क्या होता है, तो दोस्तों इसमें क्या रहता है आपका ना, इसमें आपका रहता है एथेन रहेगा, आपका प्रोपेन रहेगा, इसमें इस सारा बताऊंगा आपको आगे अगला चैप्टर में। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होता है, कैसे इसका सूत्र होता है, कैसे निकालेंगे, ऐसे आपको देखना है। तो मेरे चैनल पर वीडियो डाल दिया गया, आप जो भी टॉपिक पढ़िएगा ना, उस सारा का टॉपिक मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाला गया एकदम, बस पढ़ा हुआ एकदम, बहुत सारे बच्चे देखे भी है, समझे भी है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक क्या बोल सकते हैं, एक सिंपल वे में, एक हम लोग किसी एक अरेंजमेंट तरीके से हम लोग चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं, ताकि बच्चे को देखने में दिक्कत ना हो। पहले मैं टॉपिक से ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब आपका चैप्टर रहेगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है, इसलिए ख़त्म किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, इसमें सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, सब नया चीज़ नहीं है। तो प्रोपेन हो गया और ये आपका ब्यूटेन हो गया। तो ये तीन चीज़ रहता है फ्रेंड्स, क्या एलपीजी में रहता है। अब बात है इसमें होता क्या, ये सब गैस है, सब जलनशील बनाता है। अब फिर एलपीजी में देखा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा कौन रहता है,
तो सबसे ज़्यादा आपका ब्यूटेन रहता है ना। इसे मैं शुरू बताता हूँ, इसका होता है 3 है ना, तो C3 आपका H होता है, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 होगा, एथ का मतलब दोस्तों 2 होता है, तो C2 क्या आ जाएगा आपका H6 हो जाएगा। इसका जो होता है C3H8 होता है, और इसका आपका C4H10। दोस्तों ये हमारा हो गया क्या, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ब्यूटेन आता है, तो ये आपका LPG होता है। LPG साल ज़्यादा आता नहीं है, कुछ नहीं आता, आपको दे देगा कि LPG का पूरा नाम क्या होता है। LPG में सबसे ज़्यादा मुख्य अवयव कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा अवयव का मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, तो ये आपका ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आपको पूरा ये चैप्टर खत्म हो गया। ये फर्स्ट चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण जितना मैं पूरा खत्म कर दिया हूँ। तो मैंने 3 पार्ट था, 3 पार्ट में आपका पूरा वीडियो सॉरी पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसके आगे हमारा चैप्टर जो बचा हुआ है, जो अम्ल भस्म लवण, उसको क्लियर करेंगे। ऐसे ही करते करते हम लोग 16 चैप्टर को खत्म करेंगे साइंस का। कैसे खत्म करेंगे, साथ साथ क्या करेंगे, समझ कोई चैप्टर खत्म होगा, तो चैप्टर खत्म होने के बाद तो आपका 100 MCQ भी आ जाएंगे आपका। फिर ये आपका इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका फ्रेंड्स आपका लाइव क्विज वगैरह चलते रहेंगे, ठीक है। हमारे इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगा, फ्रेंड्स आपको वहाँ पे नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे खत्म नहीं होगा, आपको इतना सारा चीज़ के साथ आपको खत्म होगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और फिर टाइम लोग को मिलेगा तो हम लोग क्रैश कोर्स भी चला देंगे। तो इस तरह से खत्म होते जाएगा। इसलिए हम चैनल से जुड़े रहें और सीखते रहे, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो बस आज का वीडियो अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़े रहें और ही सीखते रहे, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए बन रहेगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।